स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय जो कि शीत युद्ध का दौर। तो वैसे ही अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन आज बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर कुछ कराएंगे जो कि मैंने तैयार किए हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग पेन कॉपी अपना लेके बैठें जिससे कि कोई पॉइंट मिस ना हो पाए और वीडियो पूरा देखें। और यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और लाइक कर रहे हैं तो दोबारा क्लिक ना करें उस पर, अन्यथा वो रिमूव हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो शीत युद्ध का दौर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध क्या है। देखिए, शीत युद्ध क्या है। शीत एक ग्रामीण भाषा है जिसका मतलब होता है ठंडा। ठीक है, तो युद्ध का मतलब पता है लड़ाई झगड़ा, तो मतलब ठंडा युद्ध। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध की परिभाषा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शंका, भय, ईर्ष्या पर आधारित वाद विवादों तथा पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, और कूटनीतिक चालकों तथा सैन्य शक्तियों के प्रसार के द्वारा लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को शीत युद्ध का दौर कहते हैं, यानी शीत युद्ध कहते हैं। सॉरी, देखिए परिभाषा फिर से। शीत युद्ध जो था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शंका, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। इसमें वाद विवाद, पत्र पत्रिकाएं और कूटनीतिक चालकों, सैन्य शक्ति के प्रसार के द्वारा, ठीक है, अब प्रहार भी हम बोल सकते हैं, तो सैन्य शक्ति के प्रहार के द्वारा लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। लड़े जाने वाले स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एक ऐसा युद्ध जिसमें शंका हो, भय हो, तमाम वाद विवाद हो, तनाव हो, परंतु युद्ध ना हो पाए, बस संभावना एकदम पूरी हो कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध अक्सर में होता नहीं है, ऐसे युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि अपरोध तर्क किसे कहते हैं। अपरोध या फिर रोक संतुलन तर्क किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि यदि कोई भी शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी कोई भी शत्रु एक दूसरे पर आक्रमण करके उसके हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है कि काम में ना आ पाए, तब भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, ऐसे प्रणाली को अपरोध का तर्क कहा जाता है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि यदि कोई भी शत्रु पर आक्रमण करके, ठीक है, उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उससे बर्बाद करने के लायक जो दूसरा दल है, उसके पास दूसरे दल को, जो उसका विपक्षी दल है, उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, ऐसी क्रिया को या ऐसी प्रणाली को अपरोध तर्क कहते हैं। ऐसी स्थिति को अपरोध तर्क कहते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, मैं सिर्फ बस लेक्चर दे रहा हूं आपको। अच्छा, अगला हम पढ़ते हैं शीत युद्ध का मूल कारण क्या था। देखिए, ये मेन प्रश्न है कि शीत युद्ध का मेन कारण क्या था, मूल कारण क्या था, किस वजह से शीत युद्ध हुआ था। तो देखो, शीत युद्ध का मूल कारण, देखो, जब परस्पर विरोधी खेमे थे, यानी खेमे मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, दो शक्तियां थी ना, तो परस्पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रत्यक्ष युद्ध खतरों से परिपूर्ण है। देखो, दोनों के जहन में यह बात थी, चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ के जहन में, कि जो युद्ध है ये खतरों से परिपूर्ण है, यानी खतरों से भरा हुआ है। तो ठीक है, खतरों से भरा पड़ा हुआ है क्योंकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान
की प्रबल संभावनाएं थी। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब खतरा बढ़ेगा तो दोनों पक्षों को नुकसान तो कुछ होगा, तो दोनों पक्षों को नुकसान थी। इसमें वास्तविक विजेता कौन है इसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल था। अब भाई कि कौन सा पक्ष सही है, कौन विजयी होगा, इसका निर्धारण करना बहुत कठिन था, इतना आसान नहीं था। यदि एक गुट अपने शत्रु पर आक्रमण न करके उसकी परमाणु हथियार को नाकाम कर दे, ठीक है, तब भी उसे बर्बाद करने लायक उसके पास कुछ अस्त्र बच जाते हैं। और यही कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध न होकर के एक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? चौथा। हाँ, शीत युद्ध के दायरे से आपका क्या अभिप्राय है? यानी दायरा मतलब क्षेत्र, जो शीत युद्ध का क्षेत्र है उससे आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा शीत युद्ध के दायरे। ठीक है, देखिए तो शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है। अब कैसे क्षेत्रों से है? जहां विरोधी जहां विरोधी गुटों में विभक्त देशों, यानी विभक्त मतलब विभाजित देशों के मध्य संकट के अवसर आए और युद्ध हुए अथवा इनके होने की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न हुए। ठीक है, उत्पन्न हो और हुई भी। देखिए, युद्ध हुआ नहीं लेकिन प्रबल संभावनाएं हो गई थी और छोटे मोटे युद्ध भी हुए थे, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। ठीक है, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान मैंने बताया था हुए। इन क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान हुए, परंतु इस परमाणु युद्ध से बचा रहा। ठीक है, जो कोरिया वियतनाम था इनमें काफी व्यवधान हुए भाई, युद्ध थे, लेकिन ये बचा रहा। और अनेक बार ऐसी परिस्थितियां भी आई जब दोनों महाशक्तियां, ठीक है, जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक वार्ताएं नहीं हुई तथा इनसे दोनों के बीच गलत फहमियां बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे जब बढ़ गया तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध का दायरा कहने लगे। भाई बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे सोवियत संघ के जो थे ना, सोवियत संघ और अमेरिका, ये तो दो महाशक्तियां थी, इनके अंदर गत हुआ कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, तो इनका युद्ध हुआ लेकिन फिर भी ये बचे रहे। तो ऐसे स्थिति को हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध का दायरा। ये प्रश्न उत्तर मैं मुश्किल से बना पाया हूं। अच्छा, अगला हम पढ़ेंगे, शीत युद्ध के किन्हीं दो सैनिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। देखो, शीत युद्ध जब हो रहा था उसमें सैनिक तो होंगे ही, तो यहां पे वही पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध के किन्हीं दो सैनिक लक्षणों का उल्लेख, शीत युद्ध के किन्हीं दो सैनिक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के दो सैनिक लक्षण, पहला, नाटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट इत्यादि का सैन्य गठबंधनों का निर्माण करना था। ठीक है, और अधिक देशों को अपने आप में सम्मिलित करना था। अच्छा, दूसरा, शक्तिकरण करके तथा अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलें निर्माण करना। ठीक है, करके उन्हें युद्ध के क्षेत्र को बढ़ाना था, है ना, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्थापित करना था। तो ये सैनिक युद्ध, शीत युद्ध के दो सैनिक लक्षण थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई छोटे देशों ने शीत युद्ध की मैत्रिक संधि में अपने आप को क्यों महाशक्तियों से जोड़ लिया? तो जो छोटे देश थे उन्होंने अपने आप को क्यों महाशक्तियों से जोड़ा? तो देखिए, पहला पॉइंट यहां पे ये बन सकता है कि सुरक्षा की भावना से उन्होंने जोड़ा होगा। देखिए, तो इसके अंदर ये आ जाएगा कि सुरक्षा उन्हें मिल जाएगी, है ना। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो वो लिखेंगे कैसे? असुरक्षा के भावना से वे ग्रसित से थे, है ना। वे स्वयं को बड़ी शक्तियों से जोड़कर स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित
करना चाहते थे। पहला पॉइंट बनेगा ये, है ना। वे महाशक्तियों के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, उन्हें अपनी सुरक्षा हेतु अधिक अधिक सैनिक मिलेंगे, है ना। कोई उन पे आक्रमण करेगा तो सैनिक उसकी रक्षा कर देंगे। तो ये बात है। अच्छा, और हम पढ़ते हैं अगला कारण कि देखो, हाँ, अब महाशक्तियों को क्यों जोड़ना पड़ा भाई, महाशक्तियों को क्या लाभ हो रहा था, तो देखो उन्हें क्या होगा, आर्थिक मदद, है ना, सैनिक कम व्यय करने पड़ेंगे और उनका भू क्षेत्र पे विस्तार होगा भाई। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसे वो कब्जा लेंगे, यानी प्राकृतिक संसाधन मिलेगा उन्हें। तो ये सब बात आती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष का पहला और 14वां सम्मेलन कब हुआ और कितने सदस्य थे। तो देखिए, गुट निरपेक्ष का पहला और 14वां सम्मेलन, पहला सम्मेलन हुआ था सन 1961 में, जो कि बेलग्रेड में हुआ था और इसमें 25 सदस्य देशों की संख्या थी। अच्छा, 14वां था सन 2006 में, जो कि क्यूबा में हुआ था और इसमें 116 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश सदस्य थे। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 लक्षण बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको आपके एग्जाम में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 लक्षण, पहला, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश गुटे राजनीतिक से दूर रहते हैं, रहते हुए अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति रखते हैं। देखो, गुट निरपेक्ष के जो देश होते हैं वो किसी भी शक्तियों से दूर होते हुए अपनी एक स्वतंत्र नीति बनाते हैं और उसी के आधार पे चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा अब। अच्छा, दूसरा पॉइंट, विश्व में महायुद्ध जैसे किसी भी बड़े खतरे पर प्रभावी अंकुश लगाने में गुट निरपेक्षता की नीति कारगर सिद्ध होती है। देखो, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि विश्व में कोई भी बड़ा युद्ध होता है या महायुद्ध होता है तो उसको रोकने में गुट निरपेक्षता की नीति सिद्ध होती है, यानी सफल होती है। ये दूसरा लक्षण हुआ इसका, ठीक है। तो अब बात आती है कि गुट निरपेक्ष की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन नव उपनिवेशवादी प्रवृत्ति पर प्रभावित अंकुश लगाने में संलग्न है। देखो, पहला पॉइंट तो यह बनेगा कि वर्तमान में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो नव उपनिवेशवादी, जो नए उपनिवेश बनाए गए देश हैं, प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में संलग्न है, यानी सफल है। अच्छा, दूसरा है कि धीरे धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक राजनीतिक आंदोलन से आर्थिक आंदोलन का स्वरूप ले लिया। तो ये क्वेश्चन आएगा यहां पे, आर्थिक स्वरूप ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो उत्तर, बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी, 9 नवंबर 1989। तो आई होप समझ में आया होगा। 9वां प्रश्न है, बामडूम सम्मेलन क्या है, इसके कोई 2 परिणाम लिखिए। जो बामडूम सम्मेलन हुआ था वो क्या है और उसके बारे में 2 परिणाम लिखिए, यानी 2 उसका क्या परिणाम हुआ वो बताना है। तो उत्तर देखो, बामडूम सम्मेलन सन 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बामडूम में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, ठीक है। यानी सन 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बामडूम में एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे बामडूम सम्मेलन के नाम से जाना जाने लगा। देखो, बामडूम शहर था एशिया के, इंडोनेशिया के देश में, यानी इंडोनेशिया देश में एक शहर था जिसका नाम था बामडूम। तो वहीं पे एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे बामडूम सम्मेलन के नाम से जाना जाने लगा। देखो, अब बामडूम सम्मेलन के 2 परिणाम, नंबर 1,
नंबर 1, अफ्रीका तथा एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के निरंतर बढ़ते हुए संपर्क। देखो पहला तो जो था कि अफ्रीका और एशिया, देखो अफ्रीका तथा एशिया के 9 स्वतंत्र यानी जो नए स्वतंत्र देश हुए थे उसके साथ भारत के निरंतर संपर्क बढ़ने लगे थे। अच्छा, दूसरा था कि बामडूम सम्मेलन के दौरान ही जो गुट निरपेक्ष का आंदोलन था उसकी आधारशिला रखी गई थी। नहीं, जब बामडूम सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। 1955 में बामडूम सम्मेलन हुआ और 1956 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो गई। अच्छा, अब बात आती है कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच हुई किन्हीं 4 मुठभेड़ों का उल्लेख कीजिए। शीत युद्ध के दौरान कोई जो भी मुठभेड़ हुए थे महाशक्तियों के बीच, 4 मुठभेड़ों का उल्लेख करना है। तो उत्तर, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच निम्नलिखित 4 मुठभेड़ थी। नंबर 1, 1950 से 1953 का कोरिया युद्ध तथा कोरिया के 2 भागों का विभाजन। ठीक है, नहीं, दो भागों में विभाजन, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये कब हुआ था? 1950 और 1953 का में 1950 से 1953 का जो युद्ध था उसमें हुआ था कोरिया का विभाजन। अच्छा, दूसरा, सन 1959 का फ्रांस एवं क्या था? सन 1959 का फ्रांस एवं वियतनाम, ये गलत हो गया। सन 1959 का फ्रांस एवं वियतनाम का युद्ध जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई, ये इसका मुठभेड़ हुआ। कि जब सन 1959 का युद्ध हुआ था फ्रांस और वियतनाम का, जिसमें फ्रांसीसी सेना की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अच्छा, तीसरा, बर्लिन की दीवार का निर्माण, देखो 1961 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है।